दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं पर्यावरण प्रेमी भुवनेश जी। सर, आपका जयदीप पत्रिका के इस मंच में स्वागत है। तो सर, जैसा कि आप एक शिक्षक भी हैं और पर्यावरण प्रेमी भी हैं, साहित्यकार भी हैं, तो ये कैसे संभव है? समय निकालना पड़ता है हर चीज के लिए। मैं 2012 में शिक्षक बना था। जी। उसके बाद से ही जीवन में संघर्ष शुरू हुआ। पहले तो मैंने शिक्षकों के लिए संघर्ष किया। राजस्थान शिक्षक संघ युवा एक जी। संगठन था हमारा, जिसका मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। तो जो हमारे 2012 भर्ती के जो शिक्षक थे, उनके लिए मैंने संघर्ष किया। जिला हेडक्वार्टर से लेके जयपुर तक हमने धरने प्रदर्शन आंदोलन सब किए। और उसके बाद धीरे धीरे मेरे जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे आए जिन्होंने मुझे पर्यावरण से जोड़ा। एक तो हमारे जो डीओ साहब थे, श्री रामावतार जी रावल। उन्होंने 12 जिले में रहते हुए एक विद्यालयों के लिए एक प्रोजेक्ट दिया था, स्कूल गार्डन प्रोजेक्ट। उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनसे प्रेरणा लेते हुए मैंने मेरे विद्यालय में भी गार्डन विकसित किए और काफी पौधे लगाए। और उसके बाद एक व्यक्तित्व, श्री श्याम सुंदर जी जियाणी, जो डूंगर कॉलेज बीकानेर में प्रोफेसर है, वह उनसे जुड़े। मैं उनसे जुड़ा। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए पारिवारिक वानिकी के माध्यम से मैं आज शिक्षकों, छात्रों और आमजनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। और हम पारिवारिक वानिकी के माध्यम से पेड़ पौधों को हरी सदस्य बनाने का काम भी करते हैं। और इसके अलावा एक संस्थान है, भाई साहब मुकेश जी सोनी, श्री राधा मोहिनी स्मृति सेवा संस्थान। उनके माध्यम से अभी हमने परिंदे बांधो अभियान भी चला रखा है पक्षियों के लिए। तकरीबन 300 परिंदे मेरे द्वारा कोटा संभाग में अभी बांधे जा चुके हैं। और हमारी पारिवारिक वानिकी के जिला संयोजक है दीदार सिंह जी बुल्लर, जो गंगानगर निवासी है। वह पक्षियों के लिए गोरैया पक्षी संरक्षण अभियान उन्होंने चला रखा है। वो हमारे लिए घोंसले भी भेजते हैं, जो हम हमारे पारिवारिक वानिकी जो कार्यकर्ता है उनको वितरित करते हैं और जगह जगह पे लगाते हैं। और गोरैया संरक्षण में भी हम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं सर। एक एक शिक्षक होने के नाते आपको शिक्षा व्यवस्था में क्या कमियां दिखाई देती हैं और समाज में क्या कमियां हैं? समाज शिक्षा को कैसे लेता है, थोड़ा बताइए इसे। समाज में एक शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यालय में पढ़ाने का काम तो सभी शिक्षक करते हैं, लेकिन समाज में जुड़कर समाज के लोगों को मोटिवेट करने का काम भी एक शिक्षक का होना चाहिए। क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता तो है सही, लेकिन जो एक अच्छे समाज का निर्माण करने में भी शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे अभी हम पारिवारिक वानिकी के माध्यम से हमने प्रकृति संरक्षण की जो मुहिम चला रखी है, वो भी एक हमारे समाज का हिस्सा है, एक सामाजिक सेवा कर रही है। इसके अलावा भी हम समय समय पर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि जो स्टेशनरी सामग्री है उसकी व्यवस्था करें। और मैं बहुत ही विद्यालयों में अभी तक डोनेशन भी दे चुका हूँ। मेरे मुझसे करना नहीं चाहिए, लेकिन प्रयास करते हैं हम पर्यावरण के लिए, तो मैं करता ही हूँ। इसके साथ ही काफी विद्यालयों में भी मैं मतलब मेरे डीजी से मतलब जी। डोनेशन भी कर चुका हूँ, ताकि विद्यालयों में मतलब आवश्यक सामग्री की वो पूर्ति हो जाए। आप राजस्थान के बूंदी जिले के तालोड़ में महात्मा गांधी माथेरान। राजकीय विद्यालय सुवासा में आप कार्यरत हैं और एक शिक्षक के साथ साथ आप साहित्य का भी काम करते हैं। आपकी पहली पुस्तक का नाम है जीवन के रंग। तो तो इस पुस्तक को युवा क्यों पढ़ें और साहित्य के प्रति कैसे रुझान आया एक शिक्षक के तौर पर? में मुझे मोटिवेशन वैसे विशेष तौर पे सर आपसे मिला है, जिसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। जयदीप पत्रिका ने भी मुझे एक मतलब बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। उसके बाद में
काफी लोगों से जुड़ा, जिसमें स्वरूप जी पांडे आर्य पब्लिकेशन स्वर्णिम दर्पण पत्रिका चलाते हैं। लेकिन जो मेरे जीवन को एक साहित्य की दिशा में जो एक अग्रसर करने का जो काम किया है, वो दीपक जी कोहली सर, आपका इसमें धन्यवाद सर, बहुत ही धन्यवाद। महत्वपूर्ण योगदान है। ओके सर, ओके। सर, आप कई अखबारों और पत्रिकाओं के लिए आप लिखते हैं, आपके आर्टिकल, आपकी कविताएं छपती हैं। एक युवा साहित्यकार अगर साहित्य के क्षेत्र में आ रहा है तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? अगर कोई युवा साहित्यकार साहित्य के क्षेत्र में आ रहा है, तो मैं तो ये कहूंगा कि उसे मतलब लगातार उसके सामने काफी कठिनाइयां भी आएगी। लोग उसकी जो रचनाएं हैं, उसकी जो चीजें वो लिखता है, उसमें कमियां भी निकालेंगे। लेकिन उस सब में उसे एक सकारात्मक पक्ष से देखते हुए आगे बढ़ना है और लगातार लिखते रहना है। क्योंकि आजकल आप देख लो, साहित्य में भी कोई अच्छा लिखने लग जाता है तो लोग उसे मतलब प्रेशराइज करने लग जाते हैं, ऐसे वैसे कमियां निकालने लग जाते हैं। लेकिन शुरुआत में तो देखो कमियां नजर आएगी। अभी मैं लिखता हूँ तो मैंने कभी अभी मेरे को खुद को मैं साहित्यकार कहता भी नहीं हूँ, और मैं साहित्यकार हूँ भी नहीं, मैं एक शिक्षक हूँ और एक पारिवारिक मान की कार्यकर्ता खुद को मानता हूँ। और पर्यावरण के लिए मैं काम कर रहा हूँ और साहित्य की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। आप बड़े भाई होगा, मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और लगातार मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा लिखूं। चुनौतियां तो रहेगी, लोग हमारी चीजों में मतलब खास कमियां भी निकालेंगे। लेकिन उन कमियों में हमें खूबियां ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहना है। सर, आज डिजिटल युग है। यह मानव समाज के लिए कैसा है और मानव समाज को किस दिशा की ओर लेकर जा रहा है? अब देखा जाए तो डिजिटल युग के नुकसान भी है और फायदे भी है। फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। क्योंकि आज डिजिटल युग की वजह से, जो आज सोशल मीडिया की वजह से लोग अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं, अपने में खुश रहते हैं, लगातार मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, अपने परिवार का ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इसके सकारात्मक भी पक्ष है कि आज पूरा जो विश्व है वह एक मतलब सीमित दायरे में एक आ गया है। और हम आज जो भी चीजें, जो भी जानकारी हमें लेनी हो, फटाफट से हमें डिजिटल माध्यम से मिल जाती है। लेकिन यह है कि इससे समाज टूटने का खतरा भी लगातार, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सी नकारात्मक चीजों का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। जो भी आप देखते हो कि काफी लोग ऐसी ऐसी रील्स बनाते हैं जिन्हें हम मतलब बच्चों से, बच्चों को बचाने की आवश्यकता है ऐसी चीजों से। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं क्या, जो रील्स बनाती हैं महिलाएं फेमस होने के लिए, या जो युवा रील बना रहे हैं? मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा है कि कीचड़ में खेलते हुए, लेटते हुए इस टाइप की रील्स बनाते हैं फेमस होने के लिए। आप इन चीजों की बात कर रहे हैं शायद। हाँ देखिए, नकारात्मक ही है एक तरह से, मतलब नकारात्मक प्रभाव है हमारे समाज के ऊपर, जो जिसे हमें बचने की आवश्यकता है। और हमारे परिवार को भी बचाने की आवश्यकता है, हमारे बच्चों को भी बचाने की आवश्यकता है इन चीजों से, कि वो इन चीजों से दूर रहे। क्योंकि ये जो समाज में जो डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो गंदगी फैल रही है, वह उसके आने वाले समय में बहुत ही घातक परिणाम हो, सर, आप जिसके एक लिए हमें लोगों पर्यावरण को अवेयर करें। जी जी जी। सर, आप एक पर्यावरण प्रेमी के तौर पर आपने कई पर्यावरण अभियान या जागरूकता अभियान चलाए होंगे, मगर उनमें से कोई ऐसा अभियान रहा होगा जो आपको काफी प्रभावित किया होगा या लोगों को प्रभावित किया होगा। उसके अनुभव थोड़ा हमारे साथ साझा कीजिए। जी सर, मैं जब नौकरी लगा था सर, तो मेरे विद्यालय में मुझे बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मेरे विद्यालय में एक भी पेड़ नहीं था और वहां पे बिल्कुल पथरीली जमीन थी। तो ये जो मैंने नाम बताया आपको, इन सब की प्रेरणा से मैंने काम करना शुरू किया। और मेरे पास संसाधन भी नहीं थे, मैं बहुत दूर से पानी की व्यवस्था करी, वहाँ पानी की भी कमी है जिस क्षेत्र में मैं नौकरी करके आया हूँ, नाहरगढ़ क्षेत्र। तो मैंने बहुत दूर से अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से मैं पानी लाया किसी ने, फिर उसके बाद किसी ने मेरे जो विद्यालय है, उसमें ट्यूबवेल डलवाई, उसके माध्यम से हमने लगातार मतलब पानी वानी की व्यवस्था करी वहां पे। और काफी 4-5 वाटिकाएं मैंने विद्यालय में निर्मित करी। और उसके बाद हमने पारिवारिक वानिकी के माध्यम से, तो हमारे भाई साहब श्याम सुंदर जी जानी, उनका जो मत है कि आने वाले समय में बड़े बड़े जंगल नहीं रहेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो कि मनुष्य लगातार
जंगलों का विनाश कर रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में आपने देखा, और अभी हमारे इलाहाबाद में भी एक पावर प्लांट लगाने के इसमें मतलब लाखों पौधों की बलि दी जा रही है। मार्च में 2025 में 1,25,000 पेड़ यहाँ पे काटे जाने थे, लेकिन हम पर्यावरण प्रेमियों की वजह से हमने वो स्टे ला रखा है। तो वह अभी बचे हुए हैं, लेकिन कब तक बचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार विकास के नाम पे विनाश को बढ़ावा दे रही है। अभी अपना जो बाड़मेर जैसलमेर का जो क्षेत्र है, वहां पर सौर ऊर्जा प्लांट के नाम से काफी खेजड़ी के पेड़ काट दिए गए, और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हमारे भाई साहब का यही मत है कि आने वाले समय में बड़े बड़े जंगल नहीं रहेंगे। तो उनका यूं मत है कि हम एक छोटे से क्षेत्र में छोटी छोटी संस्थागत वाटिकाएं निर्मित करें, ताकि हम एक छोटे से क्षेत्र में एक छोटा सा जंगल बना के जो हमारे पक्षी हैं उनकी प्रजातियों का संरक्षण कर सके। तो ये मेरे लिए मतलब एक, मैंने काफी स्कूलों में शिक्षकों को मोटिवेट भी किया, और दूसरा संस्थागत वाटिकाएं विभिन्न विद्यालयों में मेरे सहयोग से या मेरी प्रेरणा से, मेरी तो क्या प्रेरणा है, काम तो नहीं का है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन अपना भी रहा उसमें। और 17 संस्थागत वाटिका अब तक निर्मित कराए। और मैं कल एक कार्यक्रम में था 12, तो वहां से जो हमारे सीडीओ साहब थे गेंदालाल जी रेगर, तो उनको भी मैंने कहा, मैंने कि सर, जिन विद्यालयों में जगह है और पर्याप्त संसाधन है, वहां पर हम छोटी छोटी संस्थागत पोषण वाटिकाएं निर्मित करें, जिनमें हम फलदार पौधे लगाएं। तो बच्चों को तो फलदार पौधे फल मिलेंगे, उनसे फलदार पौधों से तो उनकी पोषण पूर्ति होगी। साथ ही जो बेचारे पक्षी भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको भी पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल पाएगा, और उनकी उधर पूर्ति आसानी से हो जाएगी। एक साहित्यकार के तौर पर आप हिंदी साहित्य के विकास को कैसे देखते हैं आज? साहित्यकार के तौर पे हिंदी के विकास के लिए प्रयास सभी कर रहे हैं। काफी संस्थाएं हिंदी के क्षेत्र में विकास के लिए अग्रसर है, जिनमें हमारी जो जयदीप पत्रिका है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा भी काफी जो संस्थाएं हैं, वह हिंदी के क्षेत्र में विकास के लिए लगातार प्रेरित रहती है। लेकिन आजकल कुछ, अभी आप लोग जो साहित्य के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग ने इसे धंधा भी बना लिया है, जो कि गलत है। इससे क्या है, लगातार गलत मैसेज भी जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग साहित्य के नाम पे विभिन्न आयोजन करवाते हैं और मन मर्जी से पैसे ऐंठते हैं, जो भी एक गलत तरीका है। क्योंकि इन्होंने इसको धंधा बना लिया, एक बिजनेस बना लिया। बार बार कोई साहित्यकार सम्मान समारोह के नाम से, कोई कवि सम्मेलन के नाम से, और विभिन्न अवार्ड देने के प्रलोभन के नाम से। और इससे क्या है, जो नवोदित साहित्यकार है उनमें एक लालसा रहती है कि मैं आगे बढ़ूं, तो वो ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाते हैं और बार बार मतलब पैसे देते रहते हैं इनको। तो वह चीज मतलब इसमें बंद होनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों से जुड़ने की आवश्यकता है, ऐसी संस्थाओं से जुड़ने जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है। सर, आप पर्यावरण प्रेमी हैं। मैं ऐसे में आपसे चाहता हूं कि आप पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ घरेलू ट्रिक बताइए, जो आम व्यक्ति जिसे अपनाकर पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग दे सके। पर्यावरण को बचाने के लिए छोटी छोटी चीजें हमें घर से करने की आवश्यकता है। एक तो सबसे बड़ी बात तो है कि हम जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका उपयोग नहीं करें। हम कहीं सब्जी लेने जाते हैं तो वहां पर बैग लेके जाए घर से, जो कपड़े का जो बैग होता है, तो उससे भी हम पर्यावरण के लिए काम कर पाएंगे, पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर पाएंगे। क्योंकि जो वो जो प्लास्टिक होती है वो मिट्टी में मिलकर मृदा प्रदूषण का काम करती है, मिट्टी जिसे उससे अनुपजाऊ होती है। तो एक तो ये, और जब हम हमारे कमरे को छोड़ते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम लाइट पंखे बंद करके जाए। और इसके अलावा जो हमारे पास जो खाली जमीन है जहां पर हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, वहां पर हम पेड़ पौधे लगाएं। और प्रयास करें कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रकृति की सेवा करें। और जहां भी हम ऐसी चीजें देखते हैं जो प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं, उन लोगों को हम समझाने का प्रयास करें। जी सर। सर, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है आपको, क्योंकि आप एक शिक्षक भी हैं? प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में अंतर जो है वो
फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये और जो प्राइवेट स्कूल है, आगे टीचर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, आप बताइए। प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षक है वो भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल में सर समस्या ये है कि हमें ज्यादातर ऑनलाइन कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता है, जिससे हमारा जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावित होता है। और प्राइवेट स्कूलों में कोई ऐसे काम नहीं होते, ऑनलाइन काम नहीं होते, केवल वहाँ पे शिक्षण का ही कार्य होता है, जबकि हमें पढ़ाने के लिए बहुत ही कम समय मिल पाता है। अभी बहुत सारी योजनाएं चली हुई है, जो साला दर्पण पे बहुत सी चीजें ऑनलाइन करनी पड़ती है। इसके अलावा मिड डे मील का जो काम है, मध्याह्न भोजन योजना एक अच्छी योजना है सरकार की, लेकिन ये कोई स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से इसका होना चाहिए विद्यालयों में, क्योंकि इसमें शिक्षक लगे रहते हैं ना, तो दो शिक्षक तो एक दो सब्जी लेने जा रहा है, एक तेल मसाले लेने जा रहा है, तो आधा समय तो इसी में निकल जाता है। इससे जो विद्यालय का जो समय है वो ज्यादातर जो गैर शैक्षणिक कार्य है उनमें बर्बाद हो जाता है। इस वजह से जो सरकारी जो विद्यालय है वह थोड़ा प्राइवेट स्कूलों की वनिस्पत थोड़े पिछड़ जाते हैं। सर ओके। सर इसके अलावा आप कोई अपना ऐसा अनुभव बताना चाहते हैं बतौर शिक्षक, बतौर साहित्यकार, बतौर पर्यावरण प्रेमी, जो हर आम व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हो? अनुभव तो यही है सर कि हमें हमेशा जीवन में सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो कठिन है, लेकिन अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो हमें अगर कोई काम जब तक हम प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक वो शुरू नहीं हो पाएगा। तो हमें ये हमेशा ये सोच रखनी है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो ये सोच रखते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, भले जो साहित्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या जो हमारा पर्यावरण का क्षेत्र है। अगर हम सकारात्मक दिमाग में हमेशा सकारात्मक सोच रखेंगे कि भाई ये चीज हो सकती है, तो वो कर रहेगी। अगर हमें भले सोच लेके आ रही है तो नहीं हो पाएगा, तो कभी भी नहीं हो पाएगा। अभी मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय कुआसा में कार्यरत हूँ। मैं ये विद्यालय 2023 में खुला था। इससे पहले मैं 11-12 साल 12 जिले में नौकरी करके आया हूँ। तो वहाँ के विद्यालय के तो मैंने प्रयास ही किया। यहाँ आने के बाद भी मैंने विद्यालय में काफी पैसे लगाए, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक बजट हमें आवंटित नहीं हुआ था। तो पेड़ पौधे लगाने का काम किया। काफी चुनौतियां मुझे लगी, मतलब शुरुआत में मुझे आए मेरे सामने, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और प्रयास लगातार करे। और हम अभी विद्यालय को एक मतलब अच्छे विद्यालय की ओर अग्रसर करने में हमारे स्टाफ साथियों के सहयोग से कोशिश कर रहे हैं कि ये एक मतलब बहुत ही अच्छा विद्यालय, जहाँ पे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में एक अच्छी शिक्षा मिल सके। क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं हमारे गरीब गरीब अभिभावकों के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, गरीब जो जिनकी मतलब लोअर वो जो आय कम है बच्चे जिनकी। होते, हाँ जिनकी आय कम है वह बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, ऐसे अभिभावक हो गए, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म राजस्थान सरकार के माध्यम से ये दिया गया था कि महात्मा गांधी स्कूल इसीलिए खोले गए थे राजस्थान में, ताकि गरीब बच्चों को भी इंग्लिश माध्यम अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ाया जा सके और एक अच्छी शिक्षा वो भी ग्रहण कर सके। क्योंकि आप जानते हो जो अभी जात वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने बच्चों को ज्यादातर बड़े बड़े जो कॉन्वेंट स्कूल है उनमें पढ़ाना पसंद करते हैं, और बेचारे जो गरीब लोग होते हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा नहीं दे पाते। और भविष्य को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी शिक्षा बहुत जरूरी है। हिंदी तो जरूरी है, साथ ही अंग्रेजी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो बड़े कंपटीशन होते हैं उनमें जो ज्यादातर जो पेपर वगैरह होते हैं वो इंग्लिश मीडियम में आते हैं। सर एक चीज मैं देखता हूं, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था, हिंदी मीडियम के छात्र बहुत कम थे और अंग्रेजी मीडियम के ज्यादा छात्र थे। इसके अलावा जो शहरों में रह रहे हैं वो बच्चे ज्यादा थे, ग्रामीण परिवेश वाले बच्चे कम थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो मैं ऐसे देखता हूँ सर, ग्रामीण परिवेश वाले जो बच्चे होते हैं उनको साधन सुविधा नहीं मिल पाती, उनके पास संसाधनों की कमी होती है। शहरों में जो लोग होते हैं उनके तो और काम भी नहीं होते, उनके तो केवल पढ़ने का ही काम होता है, क्योंकि तो उनके अभिभावक हो गए उनको एक ही उद्देश्य के साथ भेजते हैं कि भाई बेटा शहर जा रहा है तो कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। और गाँव में जो लोग होते हैं जो तैयारी करते हैं
वो क्या है, और भी काम होते हैं उनको जो गाँव में, जैसे खेती बाड़ी का काम भी आ जाता है बहुत बार, तो वो उधर संलग्न हो जाते हैं। और भी काफी चीजें होती है। इसके अलावा भी गाँव में साधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। वह लोग, आज डिजिटल जमाना है, तो वह डिजिटल माध्यम से नहीं जुड़ पाते, और काफी चीजें में वो पिछड़ जाते हैं। इसलिए ज्यादातर जो शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वही यूपीएससी में आगे बढ़ पाते हैं, और जो गाँव के लोग हैं वो पिछड़ जाते हैं। ओके सर। सर इसके अलावा आप अगर कुछ आप कहना चाहते हैं या कुछ संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, महिलाओं के लिए और देश के नागरिकों के लिए, क्योंकि अभी पहलगांव जैसा हमला हुआ देश में, उसके बाद हमारे देश में एक माहौल बना हिंदू मुस्लिम टाइप का, उस माहौल के लिए कुछ कहना चाहते हैं? आज एक कविता पर आज ही न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। वह कविता में आज के इस अवसर पर जी जी। सुनाना चाहूंगा। कविता है प्लास्टिक और धर्म। जी इंसानों ने इस धरती पर दो चीज बनाई, जिन्होंने धरती पर जमकर तबाही मचाई। एक चीज प्लास्टिक और एक चीज धर्म। मैं दोनों चीजों को जोड़ रहा हूँ, प्लास्टिक और धर्म। जी प्लास्टिक है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। जी एक चीज प्लास्टिक और एक चीज धर्म। दोनों ही नहीं समझ पाए मानवता का मर्म। एक चीज पर्यावरण में घुल गई, दूसरी चीज इंसानों में मिल गई। एक ने जीना दुश्वार कर दिया, दूसरी ने इंसानों को इंसानों से दूर कर दिया। प्लास्टिक ने हवा पानी मिट्टी किसी को न छोड़ा, हर जगह मिलकर उसने अपना जहर घोला। धर्म भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी भाई भाई में बर्रात द्वेष की ज्वाला था। प्लास्टिक नासूर बनकर पर्यावरण में रम गई, जिस जगह मौका मिला अंगद के पेड़ की तरह जम गई। धर्म ने भी सांप्रदायिकता का नकाब ओढ़ लिया, इंसानों को किसी न किसी धर्म विशेष से जोड़ दिया। आज धर्म के नाम पर इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। मेरा धर्म तेरे धर्म से श्रेष्ठ, ये भाव सबके अंदर भर गया है। दोनों चीज बनाकर इंसान इस धरती पर क्या लाया, एक से प्रदूषण का जहर और दूसरे से नफरत का विष पाया। इंसान ने इस धरती पर दो चीज बनाई, जिन्होंने धरती पर जमकर तबाही मचाई। एक चीज प्लास्टिक और एक चीज धर्म। दोनों ही नहीं समझ पाए मानवता का मर्म। वाह और एक सर, कविता है सर, ग्रामीण बहुत परिवेश शानदार। से, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो मेरी पुस्तक में है। गांव के अच्छे घर। जी जी सर। हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि आज पहले गांव का माहौल क्या हुआ, कैसा हुआ करता था, और वर्तमान में गांव का माहौल कैसा है, जी जी तो रेखांकित करती हुई ये कविताएं। वे गांव के कच्चे घर अच्छे थे, जिनमें रहने वालों के दिल सच्चे थे। मोहल्ले में आया मेहमान सबका मेहमान हुआ करता था, हर घर में उसका सम्मान हुआ करता था। बुजुर्ग लोग जब गली में निकलते थे, सभी के सर फिर उनके सजदे में झुकते थे। तीज त्योहार में भी अलग ही रंगत थी, जिनमें होती हर उम्र के व्यक्ति की संगत थी। बहन बेटियां भी कई दिनों पहले आ जाया करती थी, अपने पिता के घर में आकर अपने सब गम भूल जाया करती थी। गांव की सब गलियां मोहल्ले अपने से लगते थे, चौपालों नुक्कड़ों पर यारों संग रंग जमने लगते थे। पर जब से गांव में मकान पक्के हुए हैं, लोगों के दिल पक्के न होकर कच्चे हुए हैं। अब गांव में मेहमान तो आते हैं, लेकिन पक्के घर की चार दीवारी में सीमित रह जाते हैं। पक्के मकानों में जब से लोग बाउंड्री करने लगे हैं, तो ये अपनी सीमा में न आए ये भाव होने लगे हैं। बहन बेटियां भी अब ज्यादा दिन घर नहीं रुका करती हैं, प्रेम व आत्मीयता के अभाव में शाम को आकर सुबह चल जाया करती है। अब घर के आंगन में रिश्तों की पली जैसी दौड़ नहीं है। आधुनिकता में इतने अंधे हो चुके हैं जिसका कोई छोर नहीं है। कुल मिलाकर कच्चे घर अपने साथ बहुत कुछ ले गए, पक्के घरों में केवल अकेलापन व तनाइयां दे गए। वाह, ये जो शानदार सर, कविता थी, बहुत शानदार कविता सर। सर इस संवाद को हमें यहीं पर समाप्त करना होगा, समय की इजाजत नहीं दे रहा है हमें। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत 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 साधुवाद सर, मेरे को अवसर देने के लिए। और मैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आगे भी आप मुझे इसी प्रकार से अवसर देते रहे। मैं जी जी आज सर। बिना तैयारी के बैठा था। अब आगे कोशिश करूंगा कि मैं आपसे अच्छे से नहीं नहीं संवाद कर सर, सकूं। सर हमें हमें ऐसे ही संवाद चाहिए जिसमें कोई तैयारी नहीं हो, जो आपके मन में है वही हमें चाहिए।
धन्यवाद सर। बहुत बहुत साधु।